सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है। भारत में लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे एज से संबंधित सभी को बताएंगे, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया 18 वर्ष। तो बता दें, वोट डालने का जो न्यूनतम उम्र होता है वो 18 वर्ष होता है। सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। वोट डालने का न्यूनतम उम्र, वोट डालने का न्यूनतम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष। जिस व्यक्ति का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो गया तो वो वोट डाल सकता है। और वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। साथ साथ जितने भी फैक्ट बताएंगे ना हम सबको बताएंगे, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। अनुच्छेद 326 में है वोट डालने का अधिकार। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326। और कितना उम्र होना चाहिए मिनिमम आपका तो 18 वर्ष। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है 21 वर्ष। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में अगर आपको चुनाव लड़ना है, मुखिया का या वार्ड सदस्य का या सरपंच का, किसी का भी अगर ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना हो, फाइट करना हो, इलेक्शन में आपको खड़ा होना हो, तो आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। तो याद रखिए, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र, पंचायत लिखेंगे ना, क्या लिख दिए, पंचायत। हाँ, तो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी में दिया 25 वर्ष। 25 वर्ष याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष। उसके बाद विधानसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष। केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, लोकसभा विधानसभा दोनों के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था लोकसभा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और ऑप्शन डी में दिया 30 वर्ष। तो बता दें 30 वर्ष ये राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, हम दूसरा पेज में लिख देते हैं। देखिए, विधान परिषद, आप लोग सिर्फ टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा कितना मतलब जीके जीएस प्रश्न का कवर हो जाता है, क्योंकि जीके जीएस कहीं खेला होगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। विधान परिषद में सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। और राज्यसभा में, राज्यसभा में कितना वर्ष, इसमें भी 30 वर्ष, याद रखिएगा। तो विधान परिषद में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इसके अलावा प्रश्न पूछेगा प्रधानमंत्री, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर आपको बनना है तो आपका न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना, 25 वर्ष, याद रखिएगा, मिनिमम। उसके बाद अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, क्या देश का अगर राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है या गवर्नर, राज्यपाल, तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 वर्ष। 30 नहीं, 35 वर्ष, यही तो कन्फ्यूज कर जाइएगा, 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना हो तो आपका मिनिमम उम्र 35 वर्ष, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना आपका न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, और विधान परिषद राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, अब विधानसभा लोकसभा का सदस्य बनना हो तो आपका न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना हो तो आपका मिनिमम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, और वोट डालने का अधिकार 326 में है, और वर्ष कितना होना चाहिए, 18, वो वोट डाल सकता है। तो सारे प्रश्न जो हम बताए इस प्रश्न से रिलेटेड सभी को आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ई। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्न का डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का PDF आपको करजीत जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ... खाली जगह, भूधृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। तो यहाँ से देखिए क्या आया, अस्थायी बंदोबस्त। तो यहाँ हम हेडिंग ले लेते हैं, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त। आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त स्थापना कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, 1793 में। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। इसे ही जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है, जमींदारी की, इसी माध्यम से जमींदारी प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जमींदारी प्रणाली।
तो याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसी के माध्यम से जमींदारी प्रणाली को शुरू किया गया था। तो प्रश्न में ही बोला गया है कि किस प्रणाली के तहत जो अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के बीच की जो भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी? जमींदारी। आंसर तो ये होगा जमींदारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी सी डी में दिया है, तो जैसे ऑप्शन बी में दिया रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी के कौन थे? रैयतवाड़ी किसके द्वारा शुरू किया गया था? सबको आपको याद रखना है। एक रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो था, मुनरो रीड, सर थॉमस मुनरो रीड ये था रैयतवाड़ी। महलवाड़ी कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। ये सारे प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैकेंजी आपके एग्जाम के लिए। तो जमींदारी प्रणाली तो बता दिए थे, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो जमींदारी प्रणाली जो अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी, सर थॉमस मुनरो, महलवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी। और एक बच गया संरक्षक ग्राहक संबंध, इसको भी देख लीजिए। इसको शुरू किया गया था रोमन के द्वारा। इसको किसके द्वारा? रोमन के द्वारा। तो चारों प्रश्न को आपको याद रखना है, और इसको शुरू किसके द्वारा किया गया था उसको भी लिख दिए हैं, इसको भी याद रखना है। बस इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, आप बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चुन चुन के लेके आए हैं, पता ना, जो जहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की पता ना बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वहीं से हम प्रश्न को चुन चुन के लेके आए हैं। प्रश्न है कि उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह, पता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रारंभ किया था, जिसे 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब सोचिए, उसी व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि जिसे 1958 में रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वे प्रथम जो थे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, उसके पहले सत्याग्रही थे, उसी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन में दे रखा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। अब बता दें इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। ये पहले सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 में, और उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही थे। सत्याग्रही किसके? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुए थे? 1940 में, तो इसको अभी याद रखना है। और विनोबा भावे को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1958। कब? 1958। तो यहाँ से दोनों प्रश्न याद रखिएगा। पहले सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। और रोमन मैग्सेसे कब मिला? 1958 में। तो दोनों प्रश्न को याद रखना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। प्रश्न है कि 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज में किए गए परमाणु परीक्षणों का कोड नाम क्या था? उसका कोड नाम क्या था? पता, हम लोग परमाणु परीक्षण किए थे कहाँ पे? राजस्थान, जैसलमेर, पोखरण में। तो वहाँ पे जो पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला 1974 में हुआ था, दूसरा 1998 में। तो याद रखिएगा, पहले वाला हुआ था 74 में, दूसरा हुआ था 1998 में। तो दूसरा जो हुआ था उसका कोड क्या था? ऑप्शन में दे रखा ऑपरेशन वज्र, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन मदद। तो मदद भी नहीं था, देवी शक्ति तो अफगानिस्तान से फंसे हुए आदमी को लाया गया था, मतलब जो नागरिक थे इंडियन, उसको। वज्र तो होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन शक्ति था कोड का नाम। ये तो हम दूसरा का कोड बता दिए, पहले का भी कोड होगा ना, तो दोनों का कोड लिख लीजिए। देखिए, पहला हुआ था परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974। और उसका कोड क्या था? कोड स्माइलिंग बुद्धा। यहाँ से प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। पहला परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा, हुआ था कब? 1974 में। अब दूसरा परमाणु परीक्षण अभी तुरंत लिखाए थे, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ, और इसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। तो कब हुआ वो बता दिए, कोड क्या था वो बता दी, कहाँ हुआ था? राजस्थान, जैसलमेर में। तो सारे फैक्ट को याद रखना है कि प्रश्न पूछेगा पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था? 1974, कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में, कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो दोनों का ईस्वी याद रखिएगा और कोड याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोड पूछा गया था दूसरा का, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है वो आपको बताना है। आप लोग को लगा होगा कि मतलब क्वेश्चन ना कुछ हट गया है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक टॉपिक से एक है, आप देख सकते हैं। तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है।
तो इसका आंसर को आपको के साथ ये भी बताना कमेंट बॉक्स में अभी कौन है महान्यायवादी, अभी भारत के कौन है। इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट बॉक्स, देखते हैं कौन कौन देता है इसका आंसर। अभी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर तो हम बताएंगे कि इसको नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करने का। किसके पास? तो भारत के राष्ट्रपति ही महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल, उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। देखते हैं कौन कौन देते हैं, हम सबका रिप्लाई करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का डॉट डॉट कहा जाता है। तो आसान है, पढ़े होंगे, साइंस से संबंधित प्रश्न है जिसमें फिजिक्स में पढ़े होंगे। जो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या जो है वो दोलन का क्या है? पिच नहीं, आयाम नहीं, आवर्तकाल नहीं, आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। याद रखिएगा, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का यूनिट हर्ट्ज, इसको डिनोट करते हैं एच से। किसे? एच से। तो याद रखिएगा, तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का यूनिट हर्ट्ज होता है, इसको डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होता है? एच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश राजधानी का सही युग्म कौन सा है? फ्रांस का राजधानी मैड्रिड होता है? नहीं, मैड्रिड तो स्पेन का होता है। मैड्रिड जो राजधानी है स्पेन का होता है। मैड्रिड किसका होता है? स्पेन का। लेकिन यहाँ फ्रांस दिया था जो कि गलत है, हमको सही चुनना है। फ्रांस का तो पेरिस होता है ना। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी दिया। ऑस्ट्रेलिया सिडनी एक शहर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सिडनी नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि आपको सही युग्म चुनना था। तो इसका आंसर क्या होगा? एक और दो, दोनों, केवल दो, केवल एक नहीं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों गलत है। इसका सही होगा क्या? बता दिए, फ्रांस का राजधानी पेरिस, स्पेन का मैड्रिड, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ किस स्थान से किया था? सबको पता होगा, नमक कानून का 6 अप्रैल 1930 और सविनय अभियान आंदोलन 12 मार्च 1930 को। तो दांडिया जो नमक यात्रा कहाँ शुरू हुआ था? अहमदाबाद कारागार नहीं, कोचरब आश्रम नहीं, गांधी नगर आश्रम नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साबरमती आश्रम। इस प्रश्न का आंसर सब जानते होंगे। तो दांडी यात्रा जो नमक यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से। कहाँ पे है? गुजरात में। प्रश्न के अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ भारत मतलब अफगानिस्तान और भारत आया था? अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था, वो आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, सिकंदर के साथ नहीं आया था, नहीं आया, मोहम्मद गौरी के भी साथ नहीं आया था, यह आया था गजनी के साथ। तो अल बरूनी किसके साथ आया था? गजनी के साथ। तो यार अल बरूनी से एक प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा। अल बरूनी का एक पुस्तक पूछता है, तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद, दोनों पुस्तक हैं अल बरूनी के। किताब-उल-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, दोनों पुस्तक किसके हैं? अल बरूनी के हैं। इसको आपको याद रखिएगा पॉइंट लगा के। और एक पुस्तक है इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, उसका एक पुस्तक है रेहला, उसको याद रखिएगा। और अल बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद, दोनों को याद रखिएगा। और ये गजनी के साथ भारत आया था। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है कि जो 73 मीटर ऊंची जो मीनार है, कुतुब मीनार, जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया था? ये तो पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बख्तियार काकी उसके गुरु थे, उसी के वहाँ पे ना कब्रगाह उसी के अंदर हुआ ना, उसी के आदमी बनाए थे। बख्तियार काकी के गुरु थे। तो पूरा काम करवाए थे कौन? इल्तुतमिश। शुरू तो ये करा, बेचारा मर गए पोलो खेलते समय, लेकिन उसको समाप्त करवाए इल्तुतमिश, इसका दामाद है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्नों को हम बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए, डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा डाको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।